नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी आज आपके लिए 23 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो या आप कंसल्टेंट हो या आप इंजीनियर हो, मैंने भी 23 इयर्स का एक्सपीरियंस में काफ़ी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आज अपना कंपनी को ही और अपने कंपनी के थ्रू आपको सर्विस दे रहे हैं। हमारा जो कंपनी है दो नाम से है आज के डेट में। फर्स्ट जो है संध्या एंटरप्राइजेज है, सेकंड कंपनी है संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग। इलास्टोमेरिक वर्ड आने से पॉलीमर का आइडेंटिफिकेशन आपके सामने फिगर आता है। इलास्टोमेरिक मतलब रबर, ब्रिज का मतलब कि या नेशनल हाईवे हो या फ्लाईओवर ब्रिज हो। ओके, तो आपको बियरिंग का मतलब होता है जैसे आपका गाड़ियों में भी बेयरिंग लगा होता है। कोई भी पार्ट में बेयरिंग लगा देने से पूरा लोड जो है वो सस्टेन करके बेयरिंग जो है मूव होता है, घूमने लगता है तो लोड जो है डाइवर्ट हो जाता है। ओके, तो आप ये तीनों वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इलास्टोमेरिक का मतलब है जो प्रोडक्ट स्टिफनेस देता है, सस्पेंस देता है, दबाने पर दबता है, मूव करने हॉरिजॉन्टल मूव होता हो, वर्टिकल मूव होता हो। कोई भी रबर, कोई भी इलास्टोमर उसको जैसा चाहे वैसा मूव होगा। ब्रिज का मतलब ब्रिज ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसको चारों डायरेक्शन में मूवमेंट होने का चांसेस रहता है। या ये तो वर्टिकल भी आप उसको पर 40 टन की गाड़ियां, 30 टन की गाड़ियां जब हाईवे के ऊपर से चलती है तो सारा लोड तो उसके ऊपर पड़ता है। सडनली ब्रेक ड्राइवर लेता है तो 40 टन की गाड़ी जो है 80 टन का लोड सडनली हो जाता है। तो उस टाइम में सडनली जो है ब्रिज जो है शेक होता, वाइब्रेट होता है। उस टाइम में सारे लोड जो है इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग के ऊपर पड़ता है और वो लोड को लेकर के ट्रांसफर कर देता है दूसरे तरफ। इसका फंक्शन आपको समझ में आ गया। ब्रिज को कंक्रीट तक वो जाने को चांस नहीं देता है। आपने ब्रिजेज देखा होगा, इस तरह का ब्रिजेज है, नीचे जो है इस तरह का पियर लगे होते हैं और नीचे जो है आपका पियर है उसके ऊपर पेडेस्टल रहता है। वो पेडेस्टल के आपको बेयरिंग लगा हुआ रहता है। ये ब्रिज बनाने के लिए एक पेडेस्टल होता है। उस पेडेस्टल के ऊपर जो होता है, आप जैसे कि आपका ये पेडेस्टल है तो आपका ब्रिज जब इधर से ब्रिज आया और इधर से भी ब्रिज आया तो यहाँ पर जो पेडेस्टल है दोनों का यहाँ पर ज्वाइंट होता है। तो इधर भी बेयरिंग, इधर भी बेयरिंग, 4 बेयरिंग एक पियर के ऊपर कितना मिनिमम 4 बेयरिंग इंस्टॉल किया जाता है। ओके, बेयरिंग का इंस्टॉलेशन के टाइम में आपका जो है सरफेस जो एरिया है 0-0 दिया जाता है। सरफेस नीचे का पेडेस्टल और ऊपर का जो है दोनों 0-0 होना चाहिए पार्लर। तो इलास्टोमेरिक बेयरिंग जो है, इलास्टोमर ये नॉट टेक द लोड। रबर आपको मालूम है कि रबर को हम जितना दबाएंगे दबते जाएगा। बैलून को आप देखो, भी एक रबर, उसमें हवा डालते फूलते जाता, जब तक फूलते जाएगा जब उसकी ताकत खत्म न हो जाए, इलोंगेशन प्रॉपर्टी खत्म न हो जाए। उसी तरह से जो इलास्टोमेरिक बेयरिंग जो है वो लोड सस्टेन करने के लिए स्टील लैमिनेट दिया जाता है।
जैसे ही रबर पे लोड गिरेगा तो वो भागने की कोशिश करेगा, रबर डिफॉर्मेशन होने की कोशिश करेगा, तो वो स्टील जो है उसके साथ बॉन्डेड है, वो भागने नहीं देगा। ओके, जिस तरह से आपके शरीर में जो है बोन्स है और इसके साथ इलास्टोमर बोले तो मसल्स जुड़े हुए हैं, आप मसल्स को खींचिए, खींचते जाइए, थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा। आप अपना स्किन को ही खींचो सर, ये समझ गए इलास्टोमर, इसको खींचिए, इलोंगेट हुआ। लेकिन इसके तो बोन्स के साथ बॉन्डेड है, इसलिए इसको ज्यादा आप खींच नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड सर? उसी तरह से इलास्टोमेरिक बेरिंग में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे इलास्टोमेरिक बेरिंग आपको इंडिया में IRC बना, इंडियन रोड कांग्रेस 1987 में आया। उसके पास काफी जंपे हुआ, काफी ब्रिजेज बना इंडिया में भी। तो IRC के हिसाब से जो डिजाइन किया गया, मिनिमम इलास्टोमेरिक बेरिंग का जो थिकनेस यूज किया जाता है 25, 33, 44 mm, 48 mm, 50 mm, 52 mm, इसके बाद आता 55 mm, फिर आता आपको 60 mm, 61 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 84 mm, 90 mm, 91 mm, 96 mm। इसके बाद उसके आगे हम जब जाते हैं तो 100 mm, 106 mm, 105 mm, देन आपको 112 mm, 128 mm, 144 mm। IRC ने इतने थिकनेस को डिफाइन किया, कंस्ट्रक्शन बनाया। अब डिपेंड करता है कि बेयरिंग बनाने के लिए उसका शेप फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। शेप फैक्टर ये डिपेंड ऑफ द इंडिविजुअल बल्जिंग लोड। शेप फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपका इंटरनल जो इलास्टोमर दिया जाता है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5, दिस इज ए स्टील लैमिनेट। सपोज आप मान लीजिए 4 mm का स्टील लैमिनेट है। IRC क्लियरली डिफाइन किया गया, सपोज यू टेक द 4 mm स्टील लैमिनेट, तो देयर इज ए इंटरनल लेयर शुड बी द 12 mm। सपोज यू टेक द इंटरनल स्टील लैमिनेट इज ए 3 mm, तो शुड बी इंटरनल लेयर इज ए 10 mm एंड 8 mm। ओके, तो देन टॉप बॉटम, सपोज इंटरनल लेयर, top and bottom elastomer should be half of the internal layer. Understand? Tell me. Suppose you take the 12 mm is a internal rubber. Internal elastomer is a suppose 12 mm. Understand? So top bottom layer is a should be half of the internal rubber. Internal layer. Understand? So should be 6 mm, 6 mm. Understand? 6 into 2. So suppose you take the internal elastomer thickness is a 12 mm, so should be a steel laminate is a 4 mm. Understand? इसके रिवर्स समझाते हैं तो suppose you take a steel laminate thickness is a 4 mm, so should be internal layer is a 12 mm. Understand? Clear? And the side cover is a constant for all bearing is a side cover is a constant of the suppose side cover 6 mm is a constant. Understand? Clear? तो सर आपने देखा, suppose you take the internal layer is a 10 mm. Suppose you take the internal layer is a 10 mm. तो top bottom layer is how much come? 5. Half of the internal 5 mm should be come, and the steel will come 3 mm. This is a bulging area. Bulging. Suppose top, bottom and side cover is only for the protection of the rust and atmosphere. But main criteria, main load sustained is a internal layer. Understand? जो भी इसके अंदर जो इंटरनल रबर है
वही उसको लोड को सस्टेन करता है। बाकी तो जैसे आपने कपड़े पहना है वो प्रोटेक्शन के लिए, एटमॉस्फेयर से लड़ने के लिए, ताकि MS देयर इज यूज्ड इन MS स्टील। ओके, MS का जो आपका एनमी क्या है, मॉइस्चर है, वाटर है। जैसे मॉइस्चर और एयर उसके कांटेक्ट में जाएगा तो रस्ट पकड़ेगा, इसलिए उसका जो साइड कवर हम दे देते हैं ताकि उस तक रस्ट न जाए। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं, अगर हम 8 mm लेते हैं इंटरनल लेयर, सपोज यू टेक द इंटरनल लेयर इज 8 mm, तो शुड बी टॉप बॉटम हाउ मच? 4 mm, करेक्ट? अंडरस्टैंड? क्लियर? सपोज यू आस्क एनी इंजीनियर, सपोज, तो our drawing मैंने क्लियरली टोल्ड है, सपोज यू वांट द 8 mm इंटरनल लेयर, तो टॉप बॉटम इज 4 mm, but side cover is a constant, there is no any change. Understand? This construction depend up to 112 mm. Okay, 112 mm तक. Suppose in some cases in the drawing and construction is a difference. Suppose you go to 106 mm elastomeric bearing. Okay, so there is a use the internal layer is a 12 mm. Okay, कितना होना चाहिए? 12 mm, 16 mm, sorry, 16 mm. Or 106 mm thickness elastomeric internal layer is a 16 mm. Top bottom is a only 6 mm. Huh? For 16 mm only 6 mm, not go to. कुछ ऐसे भी अवतार होते हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप था, तो उसको मारने के लिए अवतार था कि अरे इसको कोई मार नहीं सकता, ना जानवर मार सकता है ना इंसान मार सकता है। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्हा भगवान अवतार लिए, ऊपर का नरसिम्हा, नीचे का शरीर, और उसको न पृथ्वी पर मार सकते, न आसमान में नहीं मार सकते, न अंदर मार सकते, न बाहर मार सकते, न पानी में मार सकते, न हवा में मार सकते। तो उसको क्या चौखट के, न घर के बाहर न अंदर, घर चौखट पर पकड़े और हिरण्यकश्यप को लेकर नरसिंह भगवान अपने ही पैरों पर धर दबोच के चीर डाले उसको। अंडरस्टैंड? तो कुछ इन केसेस में ऐसा भी होता है कि भैया स्पेशल डिजाइन करना पड़ता है। ओके सर, जैसे 105 का बेरिंग है, 106 mm का बेरिंग है, तो वहां पे आपको डिजाइन चेंज हो जाएगा, वहां पे आपको स्टील जो है 5 mm 6 mm का देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सम केसेस उसके डिपेंड करता है शेप फैक्टर, वो आपको कैलकुलेशन में आगे बताएगा। एक वीडियो में आपको इतना बताना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और आप भी इतना देखना नहीं चाहोगे। अगर आप जो है ब्रिज का मास्टर बनना चाहते हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और बेल को दबाइए, ताकि जो भी हम आपको वीडियो बनाएंगे तो आपको अलार्म आते रहेगा और आप देखते रहेंगे। तो आज का जो हमने वीडियो बनाया, व्हाट इज इलास्टोमेरिक बेरिंग, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, हम आपको एक एक कंस्ट्रक्शन के बारे में जाएंगे और इसके प्रॉपर्टी के बारे में जाएंगे। MS स्टील का स्पेसिफिकेशन क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिकेशन, व्हाट मटेरियल इन द यूज्ड इन दिस इलास्टोमेरिक बेरिंग। आप भूलिए मत। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला इस टॉपिक को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर।